संक्षेप में थोड़ी चर्चा करेंगे। निबंध एक विचारात्मक गद्य विधा है और विचारात्मक गद्य विधा होने के नाते इसमें जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की ओर भी हमने देखा था, कुछ परिभाषाएं भी देखी थी। शिवदान सिंह चौहान ने इसे गद्य का अत्यंत शक्तिशाली रूप विधान कहा था। आचार्य शुक्ल जी ने कहा था कि गद्य कविनाम निकषम वदन्ति, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस पर बहुत सी चर्चा हुई थी। उसके उपरांत हमने निबंध के जो तत्व देखे थे उनमें विषय और आकार में अन्विति, स्वाधीन चिंतन या स्वतंत्र चिंतन, निजी अनुभूति, व्यक्तित्व की अभिव्यंजना और भाषा शैली, इन तत्वों की ओर देखा था। उसके उपरांत हमने निबंध के भेदों की ओर रुख किया था। निबंध के भेद कौन कौन से होते हैं इन पर चर्चा करना आरंभ किया था। वैसे अंग्रेजी साहित्य में जो निबंध विधा है उसके उन्होंने दो भेद किए हैं, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव, अर्थात विषयगत सब्जेक्टिव और विषयीगत ऑब्जेक्टिव। इतना ही नहीं, हिंदी विद्वानों ने निबंध की परिधि तो इस कदर बढ़ाया है कि उसमें आगे चलकर रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज आदि स्वतंत्र गद्य विधाओं को भी निबंध के भेद बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी सारी तथ्यात्मक विधाएं हैं और निबंध विचारात्मक विधा है। वैसे देखा जाए तो निबंधों के दो प्रकार स्वीकार किए जाते हैं, एक है ललित निबंध और दूसरा है व्यंग्य निबंध। डॉक्टर हर्ष नारायण सिंह नीरव जी कहते हैं कि इधर 50 वर्षों में साहित्य के जिन विभिन्न विधाओं का प्रवर्तन और उनमें नवीनता का आघात हुआ है उनका प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से निबंध लेखन पर पड़ा है और उससे निबंध के तत्व के और स्वरूप में काफी भिन्नता आई है और उसकी इयत्ता का विस्तार हुआ है। यहाँ इयत्ता का अर्थ है आयाम, मतलब उसके आयाम का और भी अधिक विस्तार हुआ है और निबंध का वर्गीकरण और जटिल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब स्थूल रूप में निबंध के जो प्रकार किए जाते हैं उनमें वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध और भावात्मक निबंध, इस प्रकार से 5 भेद स्वीकृत किए जाते हैं। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक और भावात्मक, इस प्रकार के 5 भेद स्वीकार किए जाते हैं। आलोचनात्मक निबंध में विचार तत्व प्रधान होता है, इसलिए ये दोनों एक ही माने जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध में किसी एक वस्तु, किसी एक दृश्य, किसी एक घटना, विशेष रूप से प्राकृतिक वस्तुओं जैसे फूल है, जैसे शिरीष के फूल, ये हमने पढ़ा हुआ है, त्योहार है कोई, जैसे रक्षाबंधन है या कोई अन्य त्योहार हो, रहन सहन, वेशभूषा, तीर्थ यात्रा, मेले इत्यादि का वर्णन होता है। मतलब विचारात्मक जो निबंध है उस विचारात्मक निबंध में या वर्णनात्मक निबंध में वर्णन ज्यादा होता है, यानी ये ऐसी स्थिति है, ये इस पर ये वस्तु रखी हुई है, मेले इस प्रकार चल रहे हैं, इस प्रकार जॉइंट व्हील चल रहे हैं, यानी इस प्रकार से ज्यादा वर्णन होता है। वही विचारात्मक निबंध में ज्यादा विचार आते हैं। तो देखा जाए तो विवेचन वस्तु जो होती है विवेचन में, वह विवेचन में भाव तत्व के साथ साथ कल्पना तत्व भी महत्वपूर्ण होता है और इस कल्पना तत्व को की प्रधानता अवश्य होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उपन्यास और कहानी में होती है। मतलब कल्पना तत्व भाव तत्व का अन्वेषी बन करके आता है, अनुयायी बन करके आता है, न कि महत्वपूर्ण तत्व। ध्यान रहे, लेकिन इसमें केवल कोरी कल्पना नहीं होती, कल्पना भी आती है तो विचार का अनुगमन करने वाली, विचार का अनुयायी बन करके आती है। इतना ही नहीं,
निबंध की शैली इसी कारण सुबोध और प्रसाद गुण से युक्त हो जाती है कि इसमें बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व दोनों लगभग समान समान रूप से सामने आ जाते हैं। विवरणात्मक निबंधों में जो दूसरे प्रकार का निबंध है, विवेचनात्मक के बाद विवरणात्मक, इसमें अधिकतर ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। मतलब किसी एक विशिष्ट घटना को लेकर के, युद्ध को लेकर के, किसी विशिष्ट स्थान जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है वगैरह वगैरह, इसको लेकर के या कथा या वृत्तांत को विस्तृत विवरण किया जाता है। विवरण में बयानबाजी ज़्यादा होती है, ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी है, जैसे राणा प्रताप की तलवार ऐसी, राणा प्रताप का भाला इतने किलो का है। ये जो जानकारी ज़्यादा होती है विवरणों में, और उसमें एक श्रृंखलाबद्धता होती है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि विवरणात्मक निबंध में कल्पना का आश्रय बहुत कम होता है और इसमें लेखक तटस्थ होता है। लेखक किसी एक पक्ष का पक्षधर नहीं होता, दोनों पक्षों को समान रूप से लेकर चलता है। लेकिन भले ही इसमें तटस्थता लेखक की हो, लेकिन विवरण प्रस्तुति में उसकी आत्मीयता होती है। मतलब किसी का पक्ष न लेते हुए भी एक अपनापन होता है जो विवरण में प्रस्तुति में आ जाता है। इसमें दोनों प्रकार की शैलियाँ, व्यास और प्रसाद शैली दोनों आ जाती है। व्यास शैली का अर्थ है एक बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, मतलब ज़्यादा विवरण ज़्यादा देना व्यास शैली है। और समास शैली कम से कम शब्दों में प्रकट करना, और प्रसाद शैली थोड़ी ज़्यादा और अधिक उपयुक्त होती है। विचारात्मक निबंध में किसी एक विषय का विचारगत विश्लेषण होता है। इसके लिए कृतिकार में गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन और अनुभव की आवश्यकता होती है। जैसा हमने शिरीष के फूल के बारे में देखा, शिरीष के फूल का विवेचन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल शिरीष के फूल का वर्णन नहीं कर रहे हैं, अपितु संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में जहाँ जहाँ भी पहले शिरीष के फूल का उल्लेख आया है उसको भी रेखांकित करते जाते हैं। जैसे कालिदास ने क्या कहा है, कबीरदास ने क्या कहा है, या अन्य अन्य, यानी विज्जिका ने क्या कहा हुआ है। कालिदास के नायक दुष्यंत, जो उसके प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, उसे चित्र उत्कीर्ण करते हुए, चित्र निकालते हुए, नायिका का चित्र, शकुंतला का चित्र निकालते हुए किस प्रकार से शिरीष के फूल की आवश्यकता पड़ती है, उसके कानों में शिरीष के फूल कैसे लगे हैं, इसका भी वर्णन वहाँ किया जाता है। यानी इसमें गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन और अनुभव की आवश्यकता होती है, जिसका वर्णन लेखक करता है, निबंधकार करता है। विचारात्मक निबंधों में आलोचनात्मक, गवेषणात्मक निबंध भी आ सकते हैं। आलोचनात्मक निबंध पूर्णतः साहित्यिक होते हैं, बहुत सारे। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही एक निबंध संग्रह है कालिदास का लालित्य वर्णन नाम का, यानी इसका लालित्य योजना नाम का। तो इसमें कालिदास ने जितने भी ललित पदों का प्रयोग किया है उस पर साहित्यिक दृष्टि से अलग काम किया जाता है। आलोचना और निबंध वैसे ये अलग अलग विधाएं हैं, किंतु निबंधों में जो आलोचनात्मक निबंध होते हैं वह भी महत्वपूर्ण होते हैं। आलोचना से संबंधित जितने होने के कारण विचारात्मक निबंध और सरस होते हैं। हिंदी में अधिकतर आलोचनात्मक निबंध लिखे गए हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हुए हैं, या यूं कहें कि हिंदी का पहला ललित निबंध भी जो लिखा गया है वह सब मिट्टी हो गया नाम का है। वहां से लेकर के जितने भी हिंदी में बड़े बड़े ललित निबंधकार हुए हैं, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी हो, चाहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो, चाहे विद्यानिवास मिश्र हो, चाहे कुबेरनाथ राय हो, चाहे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हो, इन सभी लोगों ने, यानी आजकल देखा जाए तो एक अन्य निबंधकार सामने आ रहे हैं, ललित निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार, ये सारे के सारे जितने भी निबंधकार हैं वो ललित निबंध लिखते हैं, जो सांस्कृतिक निबंध होते हैं,
जो विचारात्मक निबंध अधिकतर होते हैं। वैसे देखा जाए तो ललित निबंध को अलग विधा भी कहा जाता है। इसके पूर्व मैंने कहा था कि विवरणात्मक, विवेचनात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, ये निबंध के कितने भी प्रकार करें, लेकिन निबंध का सही मायने में अगर कोई महत्वपूर्ण तत्व आ जाता है तो वह लालित्य होता है। और लालित्य होने के कारण ललित निबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि लालित्य क्या होता है। ललित निबंध का अध्ययन करते समय हमें लालित्य क्या है यह समझना बहुत जरूरी पड़ेगा। हिंदू धर्म में शिव की पत्नी गौरी का एक नाम है ललिता गौरी, उनसे ये लालित्य शब्द आया हुआ है, सुंदरता के परिचायक है। जिस प्रकार काव्य में रस का महत्व है, वैसे ही निबंधों में विशिष्ट गद्य विधा में लालित्य तत्व का महत्व है। यानी रस में जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस जैसे आते हैं, उसी प्रकार गद्य में रस का स्थान लालित्य ने लिया हुआ है। इसलिए ललित निबंध बहुत महत्वपूर्ण विधा है। कुछ लोग इसे नई विधा कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि ललित निबंध अंग्रेजी के पर्सनल एसे से प्रभावित है। मतलब अंग्रेजी में जो पर्सनल एसे लिखे गए, व्यक्तिगत या वैयक्तिक निबंध लिखे गए, उन्हीं को हिंदी में ललित निबंध कहा जाता है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र इसका मूल स्रोत अंग्रेजी में मान करके भारतीय साहित्य ही मानते हैं। उनके अनुसार यदि वास्तव में हिंदी में व्यक्ति व्यंजक निबंध साहित्य का हम इतिहास ढूंढना चाहें तो हमें उन्हें उन वैदिक और पौराणिक आख्यानों, स्तुतियों की ओर ले जाना चाहिए जहां मनुष्य देवता के सानिध्य में जाने के लिए मैं और तुम का आबद्ध संबंध दिखाई देता हो। जहां मैं मतलब आत्मा, तुम मतलब परमात्मा, यानी प्रमाता के रूप में कथाकार और कथावाचक दोनों बन करके आता है। मतलब देखिए कि हिंदू धर्म में कथा वाचन की जो प्रक्रिया है वह अत्यंत पर्सनल है। कि भले ही कथा सुनने वाले श्रोताओं की संख्या अधिक हो, लेकिन जो कथावाचक होता है वह कथावाचक चाहे श्रीमद् भागवत का कथावाचक हो, चाहे रामायण का कथावाचक हो, चाहे गीता का कथावाचक हो, चाहे गौ कथा का कथावाचक हो, उसका अपने परमात्मा से एक अभिन्न आत्मव्यंजक संबंध निर्माण हो जाता है। और यही हिंदू धर्म की विशेषता है कि इसमें श्रोताओं पर जो प्रभाव आता है कथावाचक का, वह सामुदायिक रूप में भले ही आता हो, किंतु उसका चिंतन जो है अत्यंत वैयक्तिक रूप में होता है। मतलब कथा सुनने वाले हजारों लोगों को एक समान अनुभूति सामूहिक रूप में होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक की अनुभूति का स्तर अलग अलग होता है। यही हमारे व्यक्ति व्यंजक निबंधों की विशेषता है। लेकिन पश्चिम में व्यक्ति व्यंजक निबंधों की तुलना हिंदी से करते हुए एक और मौलिक भेद पर ध्यान देते हुए, संकेत करते हुए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा है कि यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी का मैं हम का विरोधी नहीं। ध्यान रहे, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में एक बहुत बड़ा भेद है। हमारे यहाँ मैं हम के साथ आता है, मतलब मैं हूँ लेकिन अनेक मैं मिलकर के हम बन जाते हैं। एक सामूहिक संस्कृति है। इंग्लैंड अमेरिका की ऐसी संस्कृति नहीं। इंग्लैंड अमेरिका में वहाँ स्व से शुरू होता है और स्व पर ही खत्म होता है, लेकिन हमारे यहाँ वैयक्तिकता भी अर्पित होती है सामुदायिकता के लिए। इसलिए हम समाज प्रधान व्यवस्था है और वह व्यष्टि प्रधान व्यवस्था है, व्यक्ति प्रधान व्यवस्था है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि पश्चिम में मैं का हमसे विरोध है। मतलब वहाँ व्यक्तिगत और समुदाय दोनों में कहीं ना कहीं विरोध होता है, लेकिन हमारे यहाँ विरोध न हो करके पूरकता आती है। समाज की पूरकता व्यक्तिगत से, व्यक्ति की पूरकता समाज से। उसमें यहाँ मैं बहुत है, अहंकार बहुत ज्यादा है।
अभिमान बहुत ज्यादा है, स्वाभिमान बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे में समर्पण बहुत ज्यादा है, समरसता बहुत ज्यादा है। पाश्चात्य व्यक्ति व्यंजक निबंधों में अनुभव की अद्वितीयता और एकांत निष्ठता होती है। ठीक इसके विपरीत हिंदी में व्यक्ति व्यंजक निबंध में हम के अनुभव में परिवर्तित हो जाते हैं और उसमें अकेलापन पार्थक्य होते हुए भी हम का आवाहन होता है। हम का मतलब हम सब का, किसी एक व्यक्ति का नहीं। हम के विरोध में चुनौती देने के लिए वह वहां खड़ा नहीं होता। समुदाय का विरोध भारतीय संस्कृति कभी नहीं करती, अपितु बहुत बड़े समुदाय में हम स्वयं व्यक्तिगत रूप में समर्पित हो जाएं। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरने पर समुद्र की बन जाती है, उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय संस्कृति में स्व का समष्टि में विलय हो जाता है, समर्पण हो जाता है। ललित निबंध को अलग अलग संज्ञाएं दी जाती हैं। कुछ लोग इसे आत्मनिबंध कहते हैं, कुछ लोग इसे आत्मव्यंजक निबंध कहते हैं, कुछ लोग इसे ललित निबंध कहते हैं, कुछ लोग इसे व्यक्तिवादी निबंध कहते हैं, कुछ लोग इसे अलग विधा कहते हैं। ये निबंध नहीं, ललित निबंध एक अलग विधा है। निबंध का यह वर्गीकृत कोई विधा उपविधा नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो देखा जाए तो व्यक्तिनिष्ठ निबंध है, व्यक्ति व्यंजक निबंध हो या आत्मनिबंध हो या आत्मपरक निबंध हो, इन सब के लिए आज ललित निबंध यह पद प्रयुक्त हो रहा है। हर्ष नारायण नीरव लिखते हैं, यथार्थ में ललित निबंध को वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ किसी एक निबंध के प्रकार के अधीन उसके पर्याय के रूप में स्थानापन्न नहीं किया जा सकता, स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दोनों निबंध प्रकारों से अलग ललित साहित्य की भाव विचार मूलक कोटि में अपना संपूर्ण रचनात्मक अस्तित्व रखती है। इसलिए उसमें भावमूलक अनुभूति, बौद्धिक समझ दोनों के गुण तत्व निहित होते हैं। मतलब ये ज्यादा वैचारिक भी नहीं होता और ज्यादा भावात्मक भी नहीं होता। तो भाव और विचार दोनों का एक सामंजस्य पूर्ण समावेश इस विधा में होता है। ललित निबंध में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता दोनों की विशेषताएं हैं। उसके प्रकृत रूप में भी उसमें सहज विद्यमान है, जिसके कारण उसे पूर्ण रचनात्मक यानी गद्य शिल्प में मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का उसमें मन की दोनों वृत्तियों से संस्कार संचित है। दोनों वृत्तियां, मन की दोनों वृत्तियां हैं मनुष्य की, एक है प्रियात्मक और एक है श्रेयात्मक। एक प्रिय लगती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद वह समाज की विरोधी साबित होती है। लेकिन दूसरी प्रवृत्ति होती है, वह है श्रेय मूलक, जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती है, अध्यात्म की ओर ले जाती है, समानता की ओर ले जाती है, समरसता की ओर ले जाती है। इसलिए मन के दोनों प्रवृत्तियां, श्रेयपरक और प्रियपरक, दोनों की अभिव्यक्ति का साधन यह ललित निबंध होता है। ललित निबंध को एक स्वतंत्र विधा भी माना जाता है। ललित और निबंध दोनों को विशिष्ट अर्थ में ग्रहण करना पड़ेगा। अतः हमें ये चाहिए कि हम अधिक से अधिक उसका अध्ययन करें। वैसे देखा जाए तो निबंध शब्द एक विशेष रूप न होकर अंग्रेजी के कंपोजिशन के अर्थ में प्रयुक्त होता है और ललित निबंध उसकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब ये अंग्रेजी के निबंध इतना नहीं है, अभी तो उससे भी कुछ आगे बढ़ करके। ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर, सुकुमार, मुलायम। किंतु हर्ष नारायण नीरव कहते हैं कि यह ललित शब्द ललित विधा का संपूर्ण अस्तित्व बोधक, पारिभाषिक और व्यापक भाव रखता है, जिसकी प्राप्ति रचना उपकरणों तथा रचनाकार अर्थात इस एक सामाजिक
शब्द में संपूर्ण परिवेश तक, मतलब उसमें व्यक्ति से लेकर के समाज, समाज से लेकर के मतलब सृष्टि, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, सभी का समावेश ललित के अंतर्गत हो जाता है। इसमें लोक जीवन के सहज अभिव्यक्ति होना भी ललित कहलाता है। अर्थात ललित निबंध को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। डॉक्टर जयनाथ नलिन के अनुसार रमणीक रागात्मक गद्य शैली में रचयिता की सहज अनुभूति और निजी चिंतन की विडंबना रहित अभिव्यक्ति शैली निबंध ललित निबंध है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का मत है, वैचित्र्य या कोई विशेष मनोदशा जब अपने को प्रकट करने के लिए एक लीला भाव अपनाएं, जब निबंध में प्रस्तुत की गई वस्तु का चयन और नियोजन राग रंजित दृष्टि से किया जाए, तभी रचना के लालित्य को महत्व का स्थान दिया जाएगा और निबंध ललित निबंध कहलाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग परिभाषाएं ललित निबंध की आती हैं। एक और परिभाषा है, ललित निबंध एक प्रकार की गद्यमयी सृजनात्मक रचना है जिसमें किसी विषय वस्तु के माध्यम से निबंधकार का मन भाव तरंगों में लहराता है, निजी उमंगों में विहार करता है और निबंध के समाप्त होने के साथ साथ उन तरंगों का ज्वार भी समाप्त हो जाता है। प्रसिद्ध ललित निबंधकार डॉक्टर कुबेरनाथ रॉय लिखते हैं, विषय के आसपास शिव के सांड की भांति मुक्त चरण और विचरण ललित निबंध है। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण चीज है, वह है शिव, शिव जी। हिंदुओं में शिव जी को बहुत महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, देवों के देव महादेव माना जाता है। और उनका सांड जो नंदी है, नंदी जिस प्रकार से मुक्त विचरण करता है, उसी प्रकार विषय के आसपास यानी नंदी कितना भी उछले कूदे वो शिव से अलग नहीं हो सकता। वैसे हमारी कल्पना शक्ति कितनी भी उछल कूद करे ललित निबंधों में, लेकिन वह मूल विचार को छोड़ करके आगे नहीं जानी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार को कुबेरनाथ राय कहते हैं। आचार्य कीर्तिवल्लभ लिखते हैं, ललित निबंध काव्य की वह विधा है जिसमें लेखक के स्वच्छंद चिंतन, निजी निश्चल अनुभूतियों की सरस रागात्मक एवं रंजक अभिव्यक्ति होती है। यहाँ जो कीर्तिवल्लभ जी ने काव्य शब्द प्रयुक्त किया है वह समस्त साहित्य के लिए किया गया है, कविता के लिए मात्र नहीं। डॉक्टर हर्ष नारायण नीरव एक स्वतंत्र गद्य विधा स्वीकार करते हुए भी ललित निबंध को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि लेखक के निजी सौंदर्य विधान के माध्यम से प्रस्तुत समष्टिगत जीवन मूल्य की रचनात्मक अभिव्यक्ति ललित निबंध है। रचनाकार जिस परिवेश को भोगता है वही उसका सौंदर्य अथवा लालित्य है, जिसमें अनुभूति व समझ दोनों प्रकार के तत्व निहित है, मतलब भाव और विचार दोनों तत्व। देखा जाए तो ललित निबंध के जो तत्व हैं उन पर भी एक चर्चा करनी पड़ेगी। ललित निबंध के तत्वों के बारे में कहा जाए तो पहला निबंध है पहला तत्व है आत्माभिव्यंजक, दूसरा है अनुभूति और समझ की एकान्विति अर्थात भाव और विचार की एकान्विति, आत्मपरकता, परिवेश और भाषा शैली। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दें, प्रताप नारायण मिश्र नाम के जो हिंदी के पुराने ललित निबंधकार हैं, उन्होंने छोटे छोटे विषयों को लेकर के आत्माभिव्यक्ति की है, जैसे दांत, जैसे हड्डी, जैसे बाल। यानी निबंध के लिए कोई भी विषय त्याज्य नहीं है, आप भी लिख सकते हैं। तो इसमें आत्माभिव्यंजक, उसमें आपकी व्यंजना होनी चाहिए, आपको जो लगता है, आपकी जो अनुभूति है किसी विषय को लेकर के, आप किसी विषय को लेकर के क्या विचार करते हैं, ये सब का सब आपको
आत्मव्यंजक निबंध या ललित निबंध में आप लिख सकते हैं। ध्यान रहे, ये भले ही आत्माभिव्यंजकता हो एक तत्व, इसका ललित तत्व का महत्वपूर्ण तत्व है, किंतु आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी ने जैसे कहा है कि हमारा आत्मा या मैं, अहंकार, यह समष्टि के लिए समर्पित है, यानी समष्टि या जातीय चेतना का संग्राहक और अनुभाविता बनकर के प्रस्तुत होता है, ऐसा विद्यानिवास मिश्र कहते हैं। दूसरा तत्व है अनुभूति और समझ का की एकान्विति, मतलब भाव और विचार, यानी अनुभूति और समझ दोनों एक साथ चलते हैं। इसमें न भाव विचारों पर हावी होते हैं, न विचार भावों पर हावी होते हैं। नीरव जी लिखते हैं, ललित निबंध में अनुभूति और समझ दोनों तत्व होते हैं, जबकि निबंध में केवल विचारों का व्यवस्थापन होता है। सामान्य निबंध में केवल विचार होते हैं और ललित निबंध में निबंधों विचारों के साथ साथ अनुभूति तत्व भी आता है। तीव्र अनुभूति के कारण लोक जीवन से संपृक्ति, सूक्ष्म विचार शक्ति, गीति काव्य जैसी भावात्मकता इत्यादि सारे गुण ललित निबंध के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें लोभ संवरण भी होना चाहिए, यानी कुछ भी कहा जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि निबंधकार, ललित निबंधकार रिपोर्टर नहीं है। आजकल जो रेडियो टेलीविजन पर आपको सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ऐसे रिपोर्टर नहीं है वे, अपितु समझ उसकी उनकी परिपक्व होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि निबंधकार को अधिक पढ़ा लिखा नहीं, बहुश्रुत होना चाहिए, यानी लोगों में, लोक जीवन में जितने त्योहार हैं, उन सभी का अध्ययन उसका होना चाहिए। उसने सब कुछ सुना हुआ होना चाहिए। जैसे कबीर बहुश्रुत थे, कबीर को कोई विद्वान नहीं कहता, लेकिन बहुश्रुत जरूर कहता है। उसे लोक और काल की समझ अवश्य होनी चाहिए। फिर आत्मपरकता एक तत्व है, यानी आत्मपरक निबंध, सारे ललित निबंध अधिकतर आत्मपरक होने चाहिए, इसको लेकर के भी चर्चा होती है। और ललित निबंध में परिवेश बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने देखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिरीष के फूल, इस ललित निबंध में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय के परिवेश को ज्यादा महत्व दिया है। मैं स्वयं शांति निकेतन के उस कुटिया में जाकर के आया हूँ जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहा करते थे, और वहाँ किस प्रकार से कुटज के वृक्ष हैं, शिरीष के वृक्ष हैं, आम्र के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं। इन सभी वृक्षों के पीछे नीचे बैठकर उन्होंने जो कुछ लिखा, उसकी अनुभूति मैंने स्वयं ली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लगा, आत्मपरकता का अर्थ होता है कि आप स्वयं को जो लगता है, स्वयं जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को विचारों के साथ गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। भाषा शैली भी इसी प्रकार से लालित्य युक्त होनी चाहिए। भाषा शैली में लालित्य होना चाहिए, व्यंग्य प्रधानता होनी चाहिए, आंचलिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, स्वच्छंदता होनी चाहिए, मनोविदग्धता होनी चाहिए। ये सारी भाषा की विशेषताएं उसमें आनी चाहिए। इसे कहा जाता है मधु संचयन। जिस प्रकार से कोई मधुमक्खी अनेक वृक्षों के फूलों पर बैठ करके एक नेक्टर का दाना चुग लेती है और आगे चल करके उसे मधु के छत्ते में, शहद के छत्ते में एकत्रित करके रखती है, वैसा ललित निबंधकार का काम होता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ बातें कबीरदास की ली, कुछ बातें महात्मा गांधी जी की ली, कुछ बातें कालिदास की ली, कुछ बातें अन्य कवियों के लिए, कुछ बातें रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। तो इस प्रकार से एक अच्छे निबंधकार को, अच्छे ललित निबंधकार को हर विचार के सौंदर्य का मधु ग्रहण करने आना चाहिए और उसका संग्रह छत्ते के रूप में करके रखना चाहिए। इस प्रकार से भाषा होनी चाहिए। ललित निबंध के भी कुछ प्रकार हो जाते हैं, जिनमें
प्राथमिक भावात्मक तात्विक ललित निबंध होते हैं, द्वितीयक भावात्मक तात्विक ललित निबंध हो सकते हैं, कुछ गद्यात्मक ललित निबंध हो सकते हैं, कुछ मिश्रित ललित निबंध हो सकते हैं और कुछ नीललेख भी हो सकते हैं, जिसको आर्टिकल कहा जाता है विशुद्ध रूप से अंग्रेजी में। ऐसे आलेख या नीललेख भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने निबंध और ललित निबंध इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। जिन छात्रों को कोई कठिनाई हो, कोई बात समझ में न आई हो, तो हमारे बीए और बीएससी दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप पर, बीए वाले बीए के व्हाट्सएप ग्रुप पर और बीएससी वाले बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप पर बेहिचक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज तक हमने जो 4 विधाएं देखी, पहली विधा आत्मकथा, दूसरी विधा रेखाचित्र, तीसरी संस्मरण और चौथी विधा ललित निबंध आज हमने परिपूर्ति की है। कल हम एक अलग विधा के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे इसी समय 10:50 पर, जिस विधा का नाम है यात्रा वृत्त। आज हमारा समय समाप्त हो चुका है, आज हम यहाँ रुक जाते हैं।